आर्ची, अच्छा सॉरी, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फिर से। यूएन एवोल्यूशन, भाई यूनाइटेड नेशन का जन्म कैसे हुआ और जन्म किस कारण से हुआ, इसके पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले क्लास में बताए थे आपको कि यूनाइटेड नेशन का जन्म थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के उद्देश्य से हुआ। लीग ऑफ नेशन के सक्सेसर के रूप में यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ, क्योंकि लीग ऑफ नेशन दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया। इसलिए क्या होता है, यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है। तो यूनाइटेड नेशन का जब जन्म हुआ तो किसी खास उद्देश्य के साथ जन्म हुआ। उसका उद्देश्य क्या था, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना और देश के बीच जितने भी कंट्री, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनके बीच में क्या स्थापित करना, कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश करना। तो इसके दो मुख्य उद्देश्य रहे, पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना ताकि कोई वाद विवाद ना हो, कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, टसल ना हो, और दूसरी तरफ कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना। देखिए जब कोऑपरेशन होगा अपने आप क्या होगा, वाद विवाद नहीं होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान में हर एक मुद्दे पर क्या होने लगे, कोऑपरेशन होने लगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे हैं वो कम पड़ जाएंगे और धीमा पड़ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूएन को दो दिशा में काम करना था। पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना था और दूसरा था कोऑपरेशन को, कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना। अब कोऑपरेशन को किस आधार पर बढ़ाया जाए, ये दो कंट्रीज आपस में किस बेसिस पर कोऑपरेट करते हैं बताइए, तो इसके बताइए। इकोनॉमिक बेसिस पर, जिसमें ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनके आधार पर अलग अलग कंट्रीज क्या कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। जब कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ तो भारत को समझ में आया कि दूसरे कंट्री के साथ मिलकर कैसे हम वैक्सीन बना सकते हैं। तो ये कोऑपरेशन का एग्जांपल था कि इतना जल्दी वैक्सीन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्फ्लिक्ट को रोक देना पहले ही, ताकि ये वार में नहीं बदले। तो वार से बचाने के लिए ये प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाने वाला प्रयास था। तो यूएन को बनाया गया इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में कि युद्ध ना हो या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली किसको जन्म देता है, वॉर को। यानी मुख्य उद्देश्य था कि वार से बचाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर वार हो जाए उस केस में भी यूएन का रोल है। देखिए एक तो हो गया वार से बचाना, लेकिन अगर युद्ध हो जाए तब भी यूएन क्या करेगा, वहां पर अपनी भूमिका अदा करेगा। वो भूमिका कैसी है, तो कौन सी भूमिका जो अदा करेगा, वो है कि अगर युद्ध होता है तो उस कंट्री का, जो कंट्री युद्ध में इन्वॉल्व है, उसका पूरी तरह से सोशल और इकोनॉमिक ढांचा जो होता है ना, टूट जाता है, बिखर जाता है। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका अवरोधित हो जाता है, रुक जाता है। तो उसको रिवाइव करने का काम कौन करता है, यूनाइटेड नेशन। उसको फिर से पुनर्स्थापित करना, उसको फिर से रिस्टैब्लिश करना, किसका काम है, यूनाइटेड नेशन का काम है। ठीक है, इसी ढंग से ये पूरे वर्ल्ड में के डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, उसके डेवलपमेंट को लेकर चलता है। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है, 2011 में यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर स्टेट्स थे, और जिसमें सभी स्टेट्स इंडिपेंडेंट थे, ऑलमोस्ट सभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। और यहां पर यूएन जनरल असेंबली के जितने मेंबर हैं सबके पास क्या है, एक एक वोट है। और यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी, आपको बताए थे कि अगर आप यूनाइटेड नेशन को अगर एक पेड़ मानते हैं, ट्री मानते हैं, तो उसके अलग अलग शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। ठीक है, और उन ब्रांचेस को जब हम सामूहिक रूप से पढ़ते हैं तब हमें यूनाइटेड नेशन की समझ बनती है। उसमें आपको दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बताए थे, पहले का नाम था जनरल असेंबली और दूसरे का नाम था सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। अब चलिए एक बार फिर से इसको हम किसी और रूप में समझते हैं। यूनाइटेड नेशन को अगर हम एक प्लेन समझते हैं, उड़ने वाला, ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, कॉकपिट है। कॉकपिट है, सिक्योरिटी काउंसिल पूरे यूनाइटेड नेशन को चलाता है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर सुरक्षा परिषद के अंदर सदस्य हैं, वो सब यूनाइटेड नेशन के भाग्य को निर्धारित करते हैं। हालांकि उसके अंदर कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण भी जनरल असेंबली करता है, लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो जैसे पायलट पूरे प्लेन को उड़ाता है, वैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है पूरे यूनाइटेड नेशन को गाइड करता है। G4 पर अभी आते हैं, जब हम बताएंगे क्या क्या डिमांड्स है G4 पर, और इसके अगेंस्ट में जो बना था कॉफी क्लब, उसकी बात करते हैं। यहां पर देख लीजिए 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। इसके पहले भी हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं।
यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, रशिया और अमेरिका। ये क्योंकि 5 ही को स्थान मिला था शुरू में, 5 ही अपना जगह बना पाए वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज जो न्यूक्लियर स्टेट भी थे, उन्होंने अपना स्थान कहां बना लिया? सुरक्षा परिषद में एज ए परमानेंट मेंबर। और वहीं से वर्ल्ड की सारी व्यवस्थाएं गाइड होती हैं। यानी कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड की ठेकेदारी इन 5 कंट्रियों ने उठा रखी है। पूरे 5 कंट्री ने मिलकर पूरे देश की दिशा और पूरे वर्ल्ड के देश की दिशा और दशा को निर्धारित यहीं से किया जाता है। बताए भी थे, अभी ये कॉकपिट में बैठे हुए हैं। देखिए यहां पर लिख भी रहा है, दीज स्टेट्स वर सिलेक्टेड एज permanent members as they were the most powerful immediately after the Second World War and because they constituted the victors in the war. 2 कारण है, क्राइटेरिया आगे पढ़ेंगे। देखिए ये 5 कंट्री जो बने, ये 5 कंट्री का इमरजेंस कब हुआ था, इसको थोड़ा समझिए। इसमें 2 शब्द लिखा हुआ है, 2 लाइन लिखी हुई है। ये जो 5 कंट्री हैं, ये इन 5 कंट्रियों में से ये परमानेंट मेंबर तभी बन पाए, क्यों बन पाए? क्योंकि सबसे पावरफुल थे ये कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पहली बार। और दूसरी बार ये विजेता थे। जैसे अमेरिका ने बम पटक दिया किस पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर, और ये विजेता बन के उभरा। उसी ढंग से बाकी कंट्रीज भी विजेता बन के उभरे। तो यही परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर रहे और यहीं से पूरे वर्ल्ड को गाइड करते हैं। अब आ जाइए, यहां पर हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर है जिनकी हम बात करते हैं, वो होते हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। इसके ऊपर देखिएगा यहां पर, तो यूनाइटेड नेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज। देखिए अभी बताए थे, यूनाइटेड नेशन अपने आप में क्या है? बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके काम को कोई अकेला बॉडी नहीं करता, बहुत सारे विंग्स मिलके, बहुत सारे एजेंसीज मिलके उसके पूरे काम को पूरा करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ उसके साथ में कुछ जुड़े हुए भी एजेंसीज हैं जो अलग अलग काम को, एक खास स्पेसिफिक काम को पूरा करते हैं। जैसे उन ऑर्गन्स की हम बात करते हैं अगर हम, तो अगर देखिएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ से रिलेटेड विषय को या इश्यूज को उठाता है और उस पर समाधान भी देता है। और यही नहीं, ये पूरे विश्व को किसी खास डिजीज के प्रति अलर्ट भी करता है। समझ रहे हैं? जैसे कोरोना वायरस आया, या इसके पहले आपने देखा होगा मंकी पॉक्स आया था, उसके पहले और भी डिजीज आए थे। इससे सभी वर्ल्ड को ये अवगत करवाता है ताकि सभी वर्ल्ड क्या रहें? अलर्ट रहें। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर भी देता है और साथ ही साथ ये रेमेडियल मेजर भी देता है। दोनों चीज हो गए, रेमेडी प्रोवाइड करता है, डायग्नोसिस भी देता है। ये सब प्रोवाइड करता है कौन? WHO। उसी रंग से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये विश्व के जितने भी कंट्रीज हैं उनमें डेवलपमेंट का क्या स्तर है इसको नापता है और ये बताता है उन कंट्रीज को कि आपका विश्व में क्या स्थान है। ये ह्यूमन बीइंग के लिए काम करता है, उसके लिए अलग संस्था है। एनिमल्स के लिए अलग संस्थाएं हैं, उसको हम पढ़ेंगे, उसको अलग से हम पढ़ेंगे। जो संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को समर्पित है, ठीक है, उनके उत्थान के लिए, उनके बेहतरी के लिए। यहां थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। WHO का उद्देश्य समझ गए, ये स्पेसिफिक एजेंसी है जो हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न है, काफी चिंतित है और हेल्थ के इश्यूज को टैकल करता है। उसी ढंग से UNDP, कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज का डेवलपमेंट का लेवल क्या है, स्तर क्या है, ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है UNDP। तभी तो ये निकालता है रिपोर्ट, वर्ल्ड कौन सा रिपोर्ट होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR, UNDP निकालता है ना। और यहां पर मालूम चलता है कि दूसरे कंट्रीज के मुकाबले आपके डेवलपमेंट का स्टेटस कैसा है। नॉर्वे, फिनलैंड हमेशा नंबर 1 में आते हैं और आपका कहां पर? ये अलग अलग विंग से अलग अलग जगह पर स्थापित है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में सेंटर्ड है। हाँ, यहां पर उसी रंग से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, जो ह्यूमन राइट से संबंधित ह्यूमन राइट से संबंधित चीजों को स्टडी करता है, उसको देखता है। उसी रंग से आप देखिए यूनिसेफ, जो बच्चों के कल्याण के लिए फंड अरेंज करता है और बच्चों के बेहतरी के लिए प्रयास करता है। और लास्ट में आपको देखिएगा यूनेस्को, जो बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज और कल्चर को, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है। ये सारे एजेंसीज मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं?
कार्य कर रहे हैं और किसी खास विशेष क्षेत्र को अपनाकर उसमें बेहतरी का काम कर रहे हैं। तो यूएनओ किसी एक चीज को, देखिए यूएनओ का ऑब्जेक्टिव क्या था? यूएनओ का ऑब्जेक्टिव था कि भाई कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन करना है और क्या करना है, युद्ध से बचाना है, कॉन्फ्लिक्ट से बचाना है, यह मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आप देखिएगा कि एक कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन, दो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन कैसे होगा? जब उस कंट्रीज के बीच में ट्रेड स्थापित हो, उन कंट्रीज के बीच में हेल्थ इश्यूज डिस्कस हो, उन कंट्रीज के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, तो ये सब कौन करेगा? तो यूएनओ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको ये करना है, लेकिन ये खुद नहीं करेगा बल्कि अपने एजेंसीज के थ्रू करवाएगा। तो ये सब एजेंसीज किसके साथ जोड़ दिए गए थे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। अब ये सब एजेंसीज मिलके बहुत सारे काम को कंप्लीट करते हैं और इसलिए कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। ये कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये किसी एक विषय को नहीं चुनता है, ये अनेक विषय को चुनता है और उस पर अपना विचार व्यक्त करता है। यही नहीं, यहां पर सजेशन भी देता है कंट्रीज को, ताकि वो कैसे ओवरऑल डेवलप कर सके। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की। देखिए समय समय पर हर चीज क्या होता है, बदलता चला जाता है। समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, सही बात है, और साथ ही साथ सिस्टम भी बदलता है। नए चैलेंजेस आते हैं, तो नए चैलेंजेस को पुराने तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत होती है रिफॉर्म्स की, सुधार की। तो हम दो तरीके से अब सुधार को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था में सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, और अगर है तो किस प्रकार के सुधार की जरूरत है? अगर सचमुच सुधार की जरूरत है तो सुधार का प्रयास क्या होगा, वो किस प्रकार के सुधार होंगे जो हमें यूनाइटेड नेशंस में हम करना चाहेंगे या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसा सुधार हो। इसको देखते हैं। सबसे पहले कोल्ड वार के बाद वर्ल्ड का इक्वेशन चेंज हो गया और उस वक्त ही इसकी डिमांड की गई, यूएनओ में रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। तो वर्ल्ड का इक्वेशन कैसे चेंज हुआ, थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए। वर्ल्ड का इक्वेशन कोल्ड वार के बाद कैसे चेंज हुआ होगा? पूरे विश्व का जो बैलेंस था वो कैसे चेंज हो गया, या इक्वेशन कैसे चेंज हुआ कोल्ड वार के बाद, बताइए। मतलब पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, अब बाइपोलर से वर्ल्ड दुनिया किसकी तरफ चली गई? यूनिपोलर। पहले दो बड़े बड़े कंट्रीज थे, यूएसएसआर और अमेरिका। अब यूएसएसआर तो कमजोर पड़ गया, टूट गया। उसके बाद क्या हुआ? पूरा विश्व किसके इर्द गिर्द घूमने लगा? अमेरिका के। तो पहला तो हो गया कि अब अमेरिकन डोमिनेंस था या अमेरिका का वर्चस्व था, या कह सकते हैं पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया, पहला। दूसरा बताइए। हाँ, अभी तक पूरा वर्ल्ड दो खेमे में बटा हुआ था। कुछ लोग सोशलिज्म को लाइक कर रहे थे, कुछ लोग कैपिटलिज्म को लाइक कर रहे थे। लेकिन जैसे सोशलिज्म खेमा बिखर गया, टूट गया, सभी लोग उसको छोड़ के किसको ज्वाइन करने लगे? कैपिटलिज्म वाले खेमे को, यानी अमेरिका के पीछे चल पड़े। सब लोग अमेरिका का पीछा करने लगे, अमेरिका के दिखाए गए रास्ते पर चलने लगे। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि रिफॉर्म्स किस प्रकार का? तो अगर समाज इतना बदला, सोसाइटी इतना बदला, तो रिफॉर्म्स भी होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन था जो पीस के लिए काम करता था, और वो उस दौर में भी काम करता रहा जब कोल्ड वार चलता रहा। तो कोल्ड वार के समाप्ति के पश्चात उसका क्या भूमिका रहा होगा, क्या रोल रहा होगा? तो इसने हमेशा अपने में परिवर्तन की मांग की, चेंजेस की मांग की। तो चेंजेस दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, स्ट्रक्चर में चेंज, यानी उसके बॉडी में चेंज, और दूसरा उसके काम करने के तरीके में चेंज, उसको बोलते हैं प्रोसेस में। तो दो तरह का परिवर्तन आ सकता है। पहला हो गया किसमें? स्ट्रक्चर में, और दूसरा किसमें? फंक्शन या प्रोसेस में। ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे। तो यहां लिख रहा है कि दो प्रकार के रिफॉर्म थे। पहला वाला था स्ट्रक्चर का रिफॉर्म और दूसरा था प्रोसेस का रिफॉर्म, और तीसरा भी था। जैसे टोटल 4 रिफॉर्म्स की जरूरत थी, जिसको आप लिख देते हैं यहां पर। पहला ये था स्ट्रक्चर, दूसरा था प्रोसेस, फंक्शन जिसे बोलते हैं, तीसरा हो गया इसका जुरिस्डिक्शन, इसका पहुंच कहां कहां तक होगा, उसमें सुधार की जरूरत थी, और चौथा बजट को लेकर, इसमें जो बजटरी एलोकेशन होता है
उसको लेकर भी सुधार की जरूरत को महसूस किया गया और काफी बार बार इस मुद्दे को उठाया गया। इसको आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर बजट किस प्रकार का होता है। पैसा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसा का नहीं चलता है, तो पैसा आखिर कैसे यहाँ पर दिया जाता है और कौन सा कंट्री है जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है या ज्यादा उसका स्टेक है यूनाइटेड नेशन में। इंडिया का, भारत का क्या योगदान है बजट को लेकर। भारत क्या सचमुच यहाँ पर पैसा लगाता है या देता है, लगाना सही वर्ड नहीं होगा, देना, देता है। और अगर देता है तो इसमें बजट के लेवल पर क्या सुधार की जरूरत है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे चौथे पार्ट में, जो आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिएगा किस किस आधार पर यूनाइटेड नेशंस में सुधार की आवश्यकता थी। स्ट्रक्चर, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आपका उसका जुरिस्डिक्शन, और चौथा हो गया बजटरी प्रोसेस। ठीक है, 4। पहला लिखिएगा स्ट्रक्चर। रिफॉर्म्स के 4 फॉर्म थे, मतलब 4 डायमेंशंस पे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी। पहला हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में चेंज की रिक्वायरमेंट थी। देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, दूसरा प्रोसेस, काम करने के तरीके में, और तीसरा जुरिस्डिक्शन में, इसके क्षेत्राधिकार को लेकर, क्योंकि समस्या बढ़ती जा रही है तो इसका क्षेत्राधिकार कितना होना चाहिए, इसका एरिया ऑफ कमांड कितना होना चाहिए। और चौथा बजटरी प्रोसेस, इसकी बजटीय व्यवस्था। ठीक है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए, बजट चाहिए। तो बजट जो है ना वो फेयर है या अनफेयर है, या बजट के आधार पर अलग अलग कंट्री का क्या रोल है, ये पढ़ेंगे हम आगे। उसमें भी सुधार की जरूरत है। देखिए यहां पर लिखता है कि हम सभी मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में क्या है, सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार कितना हो और कैसे दिया जाए यही इंपॉर्टेंट, और कैसे किया जाए यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की। तो यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया जाए, तो अभी बताए थे यूनाइटेड नेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में सुधार अगर हो जाता है तो पूरा क्या हो जाएगा, पहले से और बेहतर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरक्षा परिषद में किस प्रकार का सुधार हो। तो वो सुधार पहला हो यानी स्ट्रक्चरल सुधार हो, सुरक्षा परिषद के स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, सुधार हो जाए। तो आखिर सुरक्षा परिषद का स्ट्रक्चर कैसा है, तभी ना उसमें सुधार की बात करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर को समझिए, फिर हम बात करते हैं सुधार की, और उसके बाद समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसके काम करने के तरीकों को भी लेकर बहुत सारा सवाल उठता है, तो इसके प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 15। टोटल 15 होंगे, जिसमें से 10 जो होंगे नॉन परमानेंट होंगे, जो 2-2 साल पर बदलते जाएंगे। ठीक है, और ये बदलेंगे कैसे, ये वोटिंग कहां से होगी, जनरल असेंबली से। ठीक है, तो जनरल असेंबली में वोटिंग होगी और यहां पर 10 मेंबर चुने जाएंगे, हर 2 साल के बाद वो बदलते चले जाएंगे। समझ गए। अब बचा बाकी जो बचे 5 मेंबर, जिनका नाम अभी लिए थे, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया और ब्रिटेन या यूके। अब ये पांचों जो कंट्रीज हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फिक्स मेंबर है या परमानेंट मेंबर्स है, इनको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो अभी डिमांड क्या किया जा रहा है कि इसको चेंज किया जाए, मतलब इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो रिफॉर्म्स क्या हो सकता है, अच्छा आप बोल रहे हैं कि रिफॉर्म्स ऐसे हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर है ना, ये एक्सपैंड हो जाए, बढ़ जाए, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा कैसे होता है, जब इसके अंदर और लोग भी या और कंट्रीज, लोग नहीं और कंट्रीज आके जुड़ेंगे। ये स्ट्रक्चर में रिफॉर्म मतलब क्या है कि पहले जो स्ट्रक्चर था वो बदल जाए। तो मान लीजिए उसके एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसमें 10-15 लोग हैं और कुछ कंट्रीज आके और ज्वाइन कर लिए, तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मतलब किसकी डिमांड की जा रही है, हम चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में
मेंबर जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाए। नॉन परमानेंट वाला ये बढ़े, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ जाए? परमानेंट वाला। हम चाह रहे हैं कि 5 के अलावा भी और कंट्री जुड़े। तो सवाल ये उठता है कि हम क्यों चाह रहे हैं कि 5 ही कंट्री के अलावा और भी कंट्री जुड़ जाए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो इसको थोड़ा समझिए कि हो क्या रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। हम क्यों चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाए, चेंज आ जाए। जो अभी है ना देखने में, उसका रूप बदल जाए। अभी थोड़ा दुबला पतला है, थोड़ा मोटा हो जाए। मतलब क्या है? और भी कंट्रीज में ऐड हो जाए। तो आखिर क्यों ऐसा है? अच्छा, ऐसा इसका आंसर आपके बुक में ही लिखा है, देखिए। देखिए बता रहे हैं आपको। यहां पर ये बता रहा है कि वर्ल्ड के बाद क्या क्या सिस्टम चेंज हुआ था। ये अलग से आपको डिस्कस नहीं करना है। ये बता रहा है यहाँ पर 91 के बाद विश्व व्यवस्था जो वर्ल्ड इक्वेशन है कैसे चेंज हुआ था। तो बताया था ना, सोवियत यूनियन क्या हो गया? कोलैप्स कर गया। अमेरिका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कंट्री बन के उभरा। वर्ल्ड यूनिपोलरिज्म बता चुके अभी इसमें। चाइना फास्ट इमर्जिंग था और एशिया की इकोनॉमी भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। आपको ये समझाना था, इधर वाला पार्ट। अभी क्या बता रहे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की जरूरत है। और सुधार कैसा हो? स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाए? उसका चेंज हो जाए, मतलब उसका बनावट जो है ना वो बदले। तो बनावट कैसे बदलेगा? उसके अंदर कुछ और कंट्री जुड़ेंगे। अभी 15 है ना, 15 रह रहे हैं। तो एक मकान के अंदर 15 लोग रह रहे हैं और आप चाहते हैं और लोग भी रहेंगे, तो उस मकान को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो उसी ढंग से इसके स्ट्रक्चर में चेंज हम ला रहे हैं। तो कैसे लाएंगे थोड़ा समझिए, और क्यों लाएंगे? सवाल ये उठता है हम क्यों चेंज करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर को? हम क्यों चाहते हैं यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक पार्ट वो चेंज हो जाए? बताया भी था ये कॉकपिट है पूरा। अगर यूनाइटेड नेशन को प्लेन मानते हैं तो ये प्लेन का कॉकपिट है। तो ये चेंज क्यों हो जाए? क्योंकि इसमें लिखता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अभी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका जो डिसीजन है सिक्योरिटी काउंसिल में वो वेस्टर्न वैल्यूज को, इंटरेस्ट को और वेस्टर्न वैल्यूज को ही प्रमोट करता है, बाकी कंट्रीज को इग्नोर मारता है, इग्नोर करता है। और तीसरा है इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सारे विश्व का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हकीकत है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 3 कंट्रीज कहां से हैं? यूरोप से हैं, रशिया, फ्रांस और यूके, यूनाइटेड किंगडम। एक कंट्री कहां से है? एशिया से, चाइना। और एक कंट्री कहां से? नॉर्थ अमेरिका से। तो सवाल ये उठता है बाकी कॉन्टिनेंट से एक भी मेंबर क्यों नहीं है इसमें? जैसे साउथ अमेरिका से कोई एक भी मेंबर नहीं है, उसी ढंग से ऑस्ट्रेलिया से भी मेंबर नहीं है, और अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, 54 कंट्री है उसके अंदर, उससे एक भी मेंबर नहीं है यहाँ पर। तो किस टाइप का ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? मतलब इसके अंदर विश्व के अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। अगर यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल को अगर आप एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मानते हैं या एक डेमोक्रेटिक बॉडी मानते हैं, तो इसके अंदर विश्व के सभी कॉन्टिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि सिर्फ ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एशिया को कर रहा है, वो भी एक कंट्री को लेकर। यूरोप को कर रहा है 3 कंट्री को लेकर, और नॉर्थ अमेरिका को लेकर कर रहा है एक कंट्री को लेकर। व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, व्हाट अबाउट अफ्रीका एंड व्हाट अबाउट साउथ अमेरिका? उसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? वहां से तो एक भी कंट्री नहीं है इसका मेंबर। तो पॉइंट ये है कि अगर वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन करने वाली ये बॉडी है, अगर ये दावा करती है यूनाइटेड नेशंस कि मैं वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता हूं या करती हूं, तो इस बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए? सभी वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। लेकिन जो मेन बॉडी है उसका, यूएनओ का, वो कौन सा है? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज हैं। उन 5 कंट्रीज ने भी क्या कर रखा है? कुछ कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट किया, बाकी कॉन्टिनेंट को पूछ भी नहीं रहा। तो उन लोगों का क्या? तो किस प्रकार की डेमोक्रेटिक बॉडी है? दूसरी बात, इसमें आप देखिएगा तो मेनली 3 कंट्री कहां से हैं? यूरोप से हैं, और एक कंट्री कहां से? अमेरिका से। ये सारे क्या कहलाते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश हैं ये सारे। तो सीधी सी बात है, जहां 4 देश क्या है? पश्चिमी देश कहलाता हो, वो तो डोमिनेंट होगा ही। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कितने डोमिनेंट हैं?
4 कंट्रीज क्या है, डोमिनेंट है, जो चारों कंट्रीज क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई प्रपोजल आएगा सिक्योरिटी काउंसिल में और वहां पर ईस्ट वर्सेज वेस्ट रहेगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल किसकी बात सुनेगा, वेस्ट की बात सुनेगा। यही लिख रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी क्या होगा, जो डिसीजन होते हैं वो पूरी तरह बायस्ड होते हैं, वो पूरी तरह वेस्टर्न कंट्रीज के पक्ष में होते हैं, झुकाव उसकी तरफ होता है। तो दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। और सीधी सी बात है, ये आज के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटी से काफी दूर है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है कि युद्ध की व्यवस्था और सिर्फ शांति की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो ये सच्चाई से काफी दूर है, क्योंकि पॉलिटिकल रियलिटीज काफी कुछ है, युद्ध और पीस के अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्या किया गया, यह जरूरत महसूस की गई कि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल को क्या करना है, रिफॉर्म करना है, मतलब उसमें परिवर्तन लाना है। समझ गए प्रॉब्लम, समझ गए। देखिए, सुधार कब होता है, जब आप सिंपल सा मोबाइल में ऐप यूज करते हैं, तो ऐप में कभी प्रॉब्लम रहा होगा तब ना उसको सुधार की बात की जाती है, अपडेट किया जाता है। तो सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, सुरक्षा परिषद में या सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन, पूरा नाम इसका क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स देख लिए, ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट सही ढंग से नहीं करता है, इसके अंदर सिर्फ 5 कंट्रीज हैं, वो भी एक ही कॉन्टिनेंट से 3-3 कंट्री भरे हुए हैं, ठीक है। रशिया को एशिया मानते हैं, आधा कह सकते हैं यूरोप भी मानते हैं, लेकिन उसको हम यूरोपियन कंट्रीज मानते हैं, क्योंकि वो दावा करता है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के रूप में। वो भी बहुत से मुद्दे पर अपने वोटिंग करता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पूरे विश्व को डिसाइड या पूरे विश्व का दशा निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास में वोटिंग, आप कहते हैं इसको, आप वोटिंग राइट नहीं है, समझ रहे हैं। ये हर चीज चला नहीं है, रोक नहीं सकते, लेकिन परमानेंट मेंबर के पास में काफी शक्तियां होती है, यानी कह सकते हैं पूरे यूनाइटेड नेशन का कोर बॉडी है वो। हाँ, आ सकता है। भारत 7 बार आ चुका है, 7 या 8 बार आ चुका है। तो हम परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, टेम्पोररी तो आते जाते रहेंगे ना, वो स्थायी रूप से काम नहीं कर सकते हैं। वो क्या पॉलिसी बनाएंगे, वो एक नॉन परमानेंट मेंबर क्या पॉलिसी बनाएगा, उसका पॉलिसी चेंज होता रहेगा, उसको पता है दूसरी बार मुझे चले जाना है। खैर, तो हम देखते हैं, अब देखिए, अभी तक पढ़े थे यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधार की जरूरत है, बिल्कुल सुधार की जरूरत है। खासकर इसके मेंबरशिप को क्या किया जाए, एक्सपैंड किया जाए, इसके मेंबरशिप को बढ़ाया जाए। तो बढ़ाया जाने के लिए क्या किया जाएगा, बाकी कंट्रीज को इनवाइट किया जाएगा। लेकिन जब इनवाइट किया जाएगा तो ऐसे तो इनवाइट नहीं किया जाएगा, उसके पहले क्या लगाए जाएंगे, कुछ कंडीशंस लगाए जाएंगे कि कौन सा कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बन सकता है। तो उसके लिए सबको क्या लगाया जाएगा, कंडीशंस लगाए जाएंगे। तो ये सारे क्या है, कंडीशंस है। तो कुछ साल पहले कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया था, कंडीशंस लगाए थे कि जो कंट्री परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनना चाहता है उसको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। देखिएगा जरा, भारत इसको फुलफिल करता है क्या? भारत हमेशा दावा करता है कि भाई हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, परमानेंट मेंबर हम बनेंगे, हम बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार बन चुके हैं नॉन परमानेंट। भारत चाहता है परमानेंट मेंबर बनना, इसका कद भी ऊंचा हो जाएगा, दायरा बहुत ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे भारत पे एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, देखिएगा। वह कंट्री एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, भारत है तीसरे नंबर पे, ठीक है। दूसरा, उसके पास एक मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, भारत के पास है, ये भी है। तीसरा, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएन बजट में, मतलब यूएन बजट में इसका योगदान होना चाहिए, 0.8% इसका योगदान है। आगे पढ़िएगा, इसमें देखिए है अमेरिका कितना है, यानी पूरा पैसा में से अगर 100 रुपया मानते हैं तो 100 रुपया में से सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, 22 रुपया दे रहा है अमेरिका। अब भारत कितना दे रहा है, 80 पैसा दे रहा है, 80 पैसा। तो 80 पैसा वो पूरा अमाउंट देखिएगा तो 80 पैसे बहुत है। अभी 80 पैसा नहीं है, हम एग्जांपल लिए कि 100 पैसे में से देखा जाए तो, या 100 रुपए में से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये 1 रुपया है, ये समझ लीजिएगा, ये 22 रुपया हो गया, ये 4 रुपया हो गया, ऐसे करके 1 रुपया, क्या ठीक है, समझ रहे हैं इसको। तो देख लीजिए,
जो मेजर 5 परमानेंट कंट्रीज हैं उनको देखिएगा, ये 22 रुपया, चाइना 12 रुपया दे रहा है, मतलब 12%। अगर 100 रुपया मानते हैं तो फ्रांस 4.4, यूके 4.5 और रशिया 2.4, ठीक है। और भारत का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 0.8 है। आप देख लीजिए, अब ये पांचों मेजर इकोनॉमिक पावर है, मेजर मिलिट्री पावर है, ये भी है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है भाई, है 0.8 ही लेकिन है। आप बिग नेशन है, सबसे ऊपर रख देते हैं इसको, है, ठीक है, इसको उठा के रख दीजिए, है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए। तो ये है, चाइना बोलता है तो चाइना को पीछे सटका दिए, चलो हटो, सबसे पहले तो हम ही हैं, तुम बाद में हो गए हो। और दूसरा, नेशन दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी, है भाई, सीना तान के बोलता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक हम हैं, या वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है हम। और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करता है, बिल्कुल है, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हालांकि होते हैं, लेकिन वो स्तर पर नहीं होते हैं जो बाकी कंट्रीज में होते हैं। और ये समझिए, एक ऐसा कंट्री जो वर्ल्ड के डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हो, यहाँ पर हर एक रंग बिरंगे आदमी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या लोग, क्या यहाँ तो क्लाइमेट भी डाइवर्स है, ठीक है, समझ लीजिए। तो ऐसा रंग बिरंगी दुनिया आपको यही मिलेगी हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान पूरी तरह, अगर इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाए तो हिंदुस्तान पूरी तरह फिट बैठता है इसमें जाने के लिए, ठीक है, समझ गए। तो सवाल ये उठता है, जब इतना फिट बैठता है तो एंटर क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि चाइना अंदर में बैठा हुआ है, ठीक है, बड़ा भाई बनकर, और उसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर करना, कहने का मतलब क्या होता है? ना कहने की शक्ति। इधर देखिए, इसको थोड़ा समझिए। ये जो 5 कंट्रीज है ना, ये 5 कंट्री, यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस और रशिया, ये पांचों कंट्री अगर मिलके किसी को दे देंगे लाइक, तो वो हो जाएगा लाइक, मतलब उसको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2 मिनट मुझे पूरा कर लीजिए। यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया सपोर्ट कर देंगे इंडिया का, लेकिन चाइना लगा देगा वीटो पावर, और लगाया भी है, ये एंटर नहीं करने देगा इंडिया को, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर बने या मेरे समाज कद वाला यहां बन जाए। क्योंकि तो अभी बात तो यही हो रहा है ना कि भाई इसमें एंट्री कर देनी चाहिए। तो यहां पर वीटो पावर वाला मामला अटका हुआ है, इसमें भी धीरे धीरे सुधार हो ही जाएगा। एक दिन चाइना को ही मानना पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो दूसरे तरीके से रिफॉर्म्स किया जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। यहां पर बातें आ गई समझ में, पांचों कंट्री। अब यहां पर बताए थे आपको कि भारत ही नहीं, भारत के अलावा दूसरे कंट्रीज भी हैं, वो भी चाहते हैं कि हम क्या हिस्सा बन जाए, किसका, दोनों का। इसीलिए देखिए, जब भारत अकेले कोशिश किया नॉक करने का दरवाजा किसका, यूएनएससी का, तो उसने दरवाजा ही नहीं खुला। चाइना जो था ना, जोर से दरवाजा पकड़ के बैठा हुआ था कि घुसने नहीं देंगे भारत को। तो भारत बोला कि अकेले नहीं घुसेंगे, अब हम 4 लोग को लेकर घुसेंगे, ठीक है, समझ लीजिए। तो 4 लोग के लेके घुसेंगे, मतलब 4 कंट्री के साथ आएंगे और तब धक्का मारेंगे दरवाजे पर। इसके लिए क्या किया इंडिया ने, क्या किया, G4 बना लिया, ग्रुप 4। ग्रुप 4 में कौन कौन से कंट्रीज हैं? ब्राजील, साउथ अमेरिका से आ गया, जापान आ गया, बोला एशिया से तुम ही जाओगे, अकेले हम भी रहेंगे ना साथ में, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री, ये आ गया। और जर्मनी आ गया, और कोई आया? ब्राजील, जापान आ गया और जर्मनी। जब फ्रांस है तो जर्मनी क्यों बैठेगा, बोलेगा हमको भी भाई घुसना है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये सब ने क्या बना लिया, ठीक है। एक और कंट्री था, सोचिए कौन सा कंट्री है वो? इंडिया, ब्राजील, जापान और, ठीक है, ये 4 कंट्री बन गए और G4 बना लेते हैं। अब ये कोशिश करते हैं, अभी बोला था अकेले हम आएंगे, अकेले तो चीना क्या हो, दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है चाइना वाला, वो कैसे दरवाजा बंद किए हुए है। तो भारत बोला ना कि अब अकेले हम नहीं आएंगे, 4 लोग को लेकर आएंगे, मतलब 4 कंट्रीज को लेकर आएंगे। अब G4 बन जाता है, और G4 बन के आता है तो चाइना क्या करता है, मैसेज पास करता है कि देखो 4 लोग आके आएंगे ना तो हम संभाल नहीं पाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा। तो एक काम करो, इसको रोको वहीं पर, अपने अपने कॉन्टिनेंट में ही रोक दो। तो इसको अपोज करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए एक अलग से ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं कॉफी क्लब। उस कॉफी क्लब में 4 कंट्री क्या करते हैं, जो भी कंट्री G4 के थे ना, उनको उनके टांग को खींचने का प्रयास करते हैं, वहीं पर रोकने का प्रयास करते हैं, ताकि दरवाजा तक पहुंच ही नहीं पाए। उसी रीजन से
कॉफी क्लब में पाकिस्तान मेंबर बन जाता है और ये बोलता है कि हम विरोध करते हैं किसका, भारत के क्लेम का अपने देश से, यानी ठीक है। ब्राजील जो डिमांड कर रहा था G4 का मेंबर बनके, वहां से मेक्सिको खड़ा हो गया, बोला हम इसका विरोध करते हैं, किसका, ब्राजील के, ठीक है, समझ लीजिए। उसी ढंग से जापान का कोरिया ने विरोध किया, बचा जर्मनी, जर्मनी का इटली ने, यानी उसी कॉन्टिनेंट से उसी देश के, यानी उसी कॉन्टिनेंट के कुछ देशों ने वहीं पर उनका विरोध कर दिया। तो हुआ ना भाई कि आपको विरोध वहीं से मिल रहा है जहां से आपका ओरिजिन है, आपके कॉन्टिनेंट से ही आपका विरोध मिल रहा है। ये दरवाजा तो बाद में जाएंगे, पहले ही आपके कॉन्टिनेंट से आपका पैर खींचा जा रहा है। तो ये ग्रुप बनाया गया था। देखिए खुद तो कभी पाकिस्तान बन नहीं पाएगा मेंबर, क्योंकि ये कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन भारत कोई बनने नहीं देगा, या बनने की कोशिश, मतलब बनने देगा मतलब कोशिश कर रहा है कि बनने नहीं देगा, ऐसे भारत बन जाएगा, ठीक है, ये अलग बात है। तो कॉफी क्लब के बनाने का उद्देश्य यही था कि G4 का जो डिमांड है ना उसको काउंटर किया जाए। और G4 का डिमांड क्या था, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप को गेन करना, और ये किससे जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म से। किस प्रकार का रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल, उसके स्ट्रक्चर में सुधार, समझ गए। तो अभी तक हम क्या बताए थे शुरू में आपको, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की जरूरत है। 4 प्रकार के सुधार चाहिए। पहला हो गया स्ट्रक्चर में सुधार, दूसरा प्रोसेस में, तीसरा जुरिडिक्शन में, और बजटरी प्रोसेस में, ठीक है। अब सुनिए, अब इसको समझिए। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की हम जहां बात कर रहे थे तो बताए थे कि स्ट्रक्चर जो है वो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत पावरफुल है, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। तो अभी बताया था यूनाइटेड नेशन में सबसे पावरफुल जो ऑर्गन है ना, ये बॉडी है, ये कॉकपिट है उसका, वो कौन सा है, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद का जो संगठन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसका जो स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ 15 कंट्री को लेकर बना हुआ है। उसमें 5 कंट्री क्या है, परमानेंट है, और 10 कंट्री नॉन परमानेंट है। तो जो नॉन परमानेंट होंगे हमेशा नहीं रहेंगे, हर एक 2 साल के बाद क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। और जो 5 कंट्री है वो क्या है, परमानेंट है, जिनका भी नाम लिए, ये हाईलाइट करके दिखाया हुआ है 5 कंट्री, 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या है, परमानेंट कंट्री है। और ये पूरे विश्व में कहां पर शांति होगी, कहां पर पीस होगा, किन कंट्री के ऊपर में आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, किनको किनको हथियार देना दिया जाएगा और किनको हथियार नहीं दिया जाएगा, ये सब बैठ के यहाँ पर डिसाइड करते हैं, यहाँ पर यहीं से बैठ के। तो पूरे विश्व का रिमोट कंट्रोल यहाँ पर है, समझ रहे बात को। हाँ पूछिए, क्या नहीं फुलफिल करता है। ये जब वहां बैठ गया ना तब ये शर्त निकाला, ये पहले ही बैठ गया वहां पर तब शर्त निकाला। आप बात नहीं समझे, जो पहले कंट्री बन गया है उसके लिए कोई शर्तें लागू नहीं है, शर्तें नए लोग पर लागू होती हैं, ठीक है। पहले वाले लोगों पर शर्तें लागू नहीं होती है पूरी तरीके से, या अगर होगा भी तो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। ये क्राइटेरिया क्यों लाया गया था, ये बेसिकली क्राइटेरिया ज्वाइन करवाने के लिए नहीं लाया गया था, ज्वाइन करने से रोकने के लिए लाया गया था, ताकि ना कोई क्राइटेरिया फुलफिल करेगा और ना ज्वाइन करेगा, समझ रहे बात को। तो मत समझिए कि 5 देश बहुत उदार थे कि भारत आइएगा, थाल लेके बैठा हुआ कि आइएगा स्वागत करेंगे, ऐसा नहीं था। ये मल्टीपल कंडीशंस लगा दिए गए या क्राइटेरिया, ताकि भारत और बाकी देशों को रोका जा सके। और चाइना उधर कुंडली मार के दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है, बाकी भी हाँ कह देंगे ना, तो चाइना क्या कहेगा, हम आपको ना कहेंगे, वो दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है, उसके पास है ना वीटो राइट्स। G4 समझ गए। तो G4 इसलिए बना था कि पूरा ग्रुप आएगा, पूरा ग्रुप बनेगा, अकेले क्या पूरा ग्रुप घुसेगा, ठीक है, समझ रहे बात को, क्लियर है। क्या हो गया, फेल हो गया था, लेकिन वो प्रासंगिकता है आज भी है उसकी। फेल हो गया तो बताया, तो फेल होने का कारण क्या था, कॉफी क्लब, कॉफी क्लब उसके कारण था। आपको क्या बताया कि मुस्कान, जहां विरोध, जहां आप ग्रुप बनाएंगे एंट्री के लिए, वहीं से आपको विरोध मिलने लगेगा आपके कॉन्टिनेंट से। अगर आप बढ़ना चाहेंगे और आपके घर से ही विरोध होने लगेगा तो क्या बढ़ पाएंगे, आपके घर से प्रोत्साहन मिलता है तभी आप आगे जाते हैं और आगे बेहतर करते हैं। लेकिन अगर घर में ही अवरोध लग जाए, घर में ही रुकावट लग जाए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही केस हुआ था कॉफी क्लब के साथ में। कॉफी क्लब ने
उसको इसी मकसद से बनाया गया था कि भारत की सदस्यता और बाकी जितने ग्रुप जो डिमांड कर रहे हैं ना, उन सबको ध्वस्त कर दिया जाए। साथ में मिलके एक जगह बैठे होंगे सब, ठीक है। इसीलिए अभी बहुत से मुद्दे को डिस्कस करने के लिए लोग जाते हैं, कैफे कॉफी डे बरिस्ता जाते हैं, कॉफी पी के बहुत सा निर्णय ले लिया जाता है, ठीक है, समझ लीजिए। यहां तक क्लियर है? समझ गए इसको? ये वर्ल्ड बैंक, सुनिए, चैप्टर का नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो चैप्टर का नाम जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? डिफरेंट। अभी हम पढ़ रहे थे यूनाइटेड नेशन के बारे में, और उसी के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक हम पढ़ेंगे, जो क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही बनता है, ठीक है, 1944 में, और इसका एक्टिविटी मेन फोकस था डेवलपिंग कंट्रीज को बेहतरी से। देखिए, वर्ल्ड वार के बाद, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो कंट्री जीते उनकी भी हालत खराब थी, और जो कंट्री हारे उनकी तो बहुत खराब थी। तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ था। डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बिल्कुल टूट के बिखर गया। समझ रहे हैं इसको? टूट के बिखर गया। तो सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से रीडेवलप कैसे होगा? इसके लिए पैसे की जरूरत थी, तो पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? उसके लिए संस्था बनी। तो वर्ल्ड बैंक को बनाने का उद्देश्य था कि मेनली डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेगा और ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम करेगा, जैसे हेल्थ को इंप्रूव करेगा, एजुकेशन को इंप्रूव करेगा, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करेगा, यहां तक कि एनवायरमेंट को भी इंप्रूव करने का कार्य इसको सौंपा गया। और धीरे धीरे ये समय के साथ साथ क्या होता चला गया? एक्सपैंड करता चला गया इसके रोल। समझ गए इसको? जैसे अभी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ गवर्नेंस को भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ लोन भी प्रोवाइड करता है, ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को, और धीरे धीरे कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करता है। आप सबको पता है कि 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था, ठीक है। तो वो अपनाया था किसके कहने पर? वर्ल्ड बैंक के कहने पर। तो हमारे पॉलिसीज को, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज को ये ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक निर्धारित किया, और हमारा उसी हिसाब से शेप हुआ था। समझ रहे हैं? यही बता रहा है कि कैसे ये हमारे मार्केट में एंटर कर गया वर्ल्ड बैंक, और कैसे इसने बाकी कंट्रीज के लिए रास्ता खोल दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक अपने आप में अकेले नहीं है, इसके अंदर बहुत से विंग्स हैं, जैसे IBRD है, IDA है, मिगा है, ऐसे करके बहुत सारे विंग्स हैं जिनका काम अलग अलग है, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट के लिए कौन लोन प्रोवाइड करेगा? उसका कौन प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट के लिए लोन? वर्ल्ड बैंक में कौन सी संस्था? वर्ल्ड बैंक के अंदर अभी 4 संस्था का नाम लिए हम, बताइए। अब सुनिएगा तो जरूर बोलिएगा, अब सुने ही नहीं है। अभी IDA का नाम लिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, और इसके पहले IBRD का नाम लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करता है। उसी रंग से झगड़ा वगैरह हो जाए तो उसको निपटाने के लिए अलग सेटलमेंट बॉडी है वर्ल्ड बैंक के अंदर ही। तो वर्ल्ड बैंक भी एक कंप्लीट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कंट्री की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है या मजबूत बनाता है, या कह सकते हैं कि वो बाकी कंट्रीज के लिए उस कंट्री का रास्ता या दरवाजा खोलता है, ताकि बाकी कंट्री भी उस कंट्री के साथ में इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो पाए। तो अभी तक हम देख रहे थे किसकी बात कर रहे थे? यूनाइटेड नेशंस की। और इसी बीच में हम दोनों में अंतर है, ठीक है। एक प्रोवाइड करता है लोन, दोनों पैसा नहीं, एक प्रोवाइड करता है लोन, वो शो करता है कि लोन प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ फॉर डेवलपमेंट, और दूसरा होता है जिसको हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मतलब आपका जो बैलेंस है ना, बजटरी बैलेंस बना है, समझ लीजिए, उसको बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। मतलब कितना आपने किसी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक मेनली रिलेटेड किससे है?
ये रिलेटेड है डेवलपमेंट से या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से। लेकिन उसकी बात अगर करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात, तो वो मेनली किससे जुड़ा हुआ है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा हुआ है। दो कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज के बीच में बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हम IMF को डिस्कस करेंगे डिटेल में तब उस पर आएंगे। अभी आप समझ लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा हुआ है वो। नहीं, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन के लिए व्यवस्था है। उस कंट्री के ऊपर में आर्थिक सैंक्शन लग जाएंगे, दोबारा लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी हुआ बहुत से कंट्री में। ये कंट्री क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया। ग्रीस की बात नहीं हो रही, ग्रीस की बात। ग्रीस पूरी तरह क्या हो गया था? पूरी तरह बैंकक्रप्सी के आधार पर चला गया था, पूरी तरह टूट गया था कंट्री। उसको बेल आउट किया गया पैसे देकर, हेल्प कर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक वर्ल्ड अगर पूरी तरह टूट जाता है या बिखर जाता है तो दूसरा कंट्री उसको हेल्प नहीं करता है। यहां पर हेल्प करने वाले कंट्रीज में है क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। अब कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं है, सभी कंट्री के इंटरेस्ट एक दूसरे से क्या है? इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए हैं। इसको लिखिएगा जरा। लिखिएगा कौन कौन से क्राइटेरिया है, लिखिएगा। क्राइटेरिया लिख लीजिए इसको, फिर छोड़ देते हैं आप लोग को। क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट इज द क्राइटेरिया? अपने लैंग्वेज में लिखिए। हाँ, लिखना है। व्हाट आर द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया क्या क्या है रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राइटेरिया आपको लिखना होगा। इसमें कुछ और क्राइटेरिया मिसिंग है जिसको आपको फाइंड आउट करना होगा, आपको ढूंढना होगा। अगर ये मिसिंग है तो मेरी समझ से एक क्राइटेरिया जरूर मिसिंग है इसमें, उसको थोड़ा ढूंढिएगा। इसको लिखिए, मेजर या व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग मेंबर, परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC। ठीक है, इसको लिखिए, इसको लिखिए। अभी तक क्या क्या डिस्कस किए इस क्लास में? फॉर्म डिस्कस किए, अभी तक डिस्कस किए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या सुधार की जरूरत है। इसके पहले पढ़े थे क्या यूनाइटेड नेशन में सुधार की जरूरत है, तो क्यों सुधार की जरूरत है? क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए। फिर देखिए यूनिपोलर वर्ल्ड के जब वर्ल्ड बना तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे, उस वक्त यूएन का क्या रोल रहा। फिर आप देखें कि कैसे कोई एक कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। और उसके बाद हम पढ़े कि कैसे हम सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर में सुधार ला सकते हैं, और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इंडिया ने बहुत प्रयास किया, उसके लिए G4 बनाया, और उसको अपोज करने के लिए G4 फेल क्यों हुआ या क्यों सक्सेस नहीं हो पाया, उसके पहले भी एक कारण पढ़ चुके हैं, कॉफी क्लब। लेकिन फिर भी इंडिया प्रयासरत है। और अगला क्वेश्चन ये है, अगला सवाल आपसे है कि अगर भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बन जाता है या UNSC में, तो इससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत के UNSC के परमानेंट मेंबर बनने के बाद इसके पड़ोसी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो क्वेश्चन है। अगर भारत बन जाता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा क्वेश्चन है अगर भारत बन जाता है तो इसके पड़ोसी देशों पर भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अलग क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए इस पर कि कैसे अगर भारत बन जाता है तो भारत के स्टेटस में, उसके फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक लेवल पर क्या चेंज आएगा, या पॉलिटिकल लेवल पर कोई चेंज आएगा, या जी पॉलिटिकल स्टेटस में कोई चेंज आएगा। तो थोड़ा समझिएगा इसको। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, एंड करते हैं इसको।